हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। आज मैं लेकर आया हूं जो मैं बनाया था 2 वीडियो एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट के MCQs के। वो दोनों वीडियो कंबाइन करके ये वीडियो हिंदी में लेके आया हूं। वो 2 वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाया था। जो भी क्वेश्चन का मीनिंग या फिर आंसर है वो सब इंग्लिश में ही था। पर आप लोगों की कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि सर ये वीडियो हिंदी में बना दीजिए, तो इसीलिए मैं जो 2 वीडियो था उसको कंबाइन करके एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट का जो भी टॉप 40 क्वेश्चंस आपका बन सकता है, इसमें और कुछ क्वेश्चंस ऐड भी किया है इस वीडियो में, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड भी किए हैं। तो जो भी टॉप 40 क्वेश्चंस बन सकता है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट का, वो इस वीडियो में आपको दिलाया जाएगा। ठीक है। तो हालांकि अभी लॉकडाउन जारी है, पर फिर भी आपको तैयारी उसी स्पीड से करनी होगी, क्योंकि एक बार अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, एक कोविड-19 जो भी कोरोना का बीमारी है, वो एक बार ख़त्म हो गया तो उसके बाद एग्ज़ाम आता रहेगा आपका। जो भी आपका UGC नेट का एग्ज़ाम है, या फिर कोई अगर EPFO का तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी PSU लेवल का कोई भी एग्ज़ाम का अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पिछला वाला जो भी मैंने MCQ का वीडियो डाला था एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट का, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। दोनों वीडियो का सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में है, और कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो का मीडियम होगा आपका हिंदी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 का MCQ, टॉप 40 MCQs जो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 of India was patterned after the Workmen's Compensation Act USA, the Workmen's Compensation Act Germany, the Workmen's Compensation Act Australia, the Workmen's Compensation Act Great Britain। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, हमारे देश का, इंडिया का एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, ये कौन सी एक्ट को पैटर्न करते हुए बनाया गया था, कौन से एक्ट को फॉलो करते हुए, कौन से देश के एक्ट को। ये हो गया आपका वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट USA का, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन। नॉर्मली आपका जो भी पैटर्न हुआ है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट नहीं, जो भी अदर लेबर वेलफेयर के जो भी अदर एक्ट पैटर्न किया गया है, नॉर्मली ये ग्रेट ब्रिटेन को ही फॉलो करके बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हो गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द डिफेंसेस विच वर प्रीवियसली अवेलेबल टू द एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर्स को इस एक्ट से पहले कुछ डिफेंसेस अवेलेबल किया गया था, जिस डिफेंसेस के तहत वो लोग कंपेंसेशन देने से पहले मतलब खुद को बचा के रखते थे कंपेंसेशन देने से। एक तरह का ये एक्सप्लॉयटेशन ही करते थे एम्प्लॉयज़ को, ये सब डिफेंसेस के थ्रू। तो पहला हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अज्यूम्ड रिस्क, ये आपका मेरे हिसाब से था। डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ये भी था। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट, ये भी था डिफेंस में। और फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिफेंसेस के अंदर नहीं था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया इज द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट। इंडिया का फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन कौन सा है? वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1881, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। तो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के अंदर आपका वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट भी जाता है, तो इसीलिए ये आपका हो गया फर्स्ट, पहला हो गया आपका सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। सो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट इंडिया का कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1924, 1 जुलाई 1924, 1 अक्टूबर 1924, 1 नवंबर 1924। तो वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 ये कब लागू किया गया था? 1 जुलाई ऑफ 1924। तो ये आपका हो गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन व्हिच अमेंडमेंट द नेम ऑफ द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट वाज चेंज टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट। तो वर्कमेंस के जगह में एम्प्लॉयज़ का मतलब वर्कमेंस एम्प्लॉयज़ के थ्रू रिप्लेस किया गया था, क्योंकि वर्कमैन तो एक जेंडर बायस समझ मतलब ये जो रिप्लेस किया गया था, वर्कमैन एक बायसनेस आ जाता है टुवर्ड्स मेन। तो वर्कमैन बायस करता है, मतलब इसमें मेन, क्योंकि इसमें मेन है इसलिए ये उस टाइम पे समझा जाता था कि ये मेन की तरफ ज़्यादा बायस्ड है, तो इसलिए इसको रिप्लेस करते हुए एम्प्लॉयज़ आ गया वर्कमैन्स को रिप्लेस करते हुए। किस साल का अमेंडमेंट में ये लाया गया था? 2009 का। तो ये आपका हो गया आंसर 2009 अमेंडमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन हुज रिकमेंडेशन एम्प्लॉय इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्कमैन इन वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। तो किसके रिकमेंडेशन के तहत एम्प्लॉय यूज़ किया गया था, एम्प्लॉय रिप्लेस किया था वर्कमैन को वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 में? मतलब जो 2009 में जो अमेंडमेंट हुआ था जिसका नाम चेंज होकर हो गया था एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, ये किसके रिकमेंडेशन के कारण हुआ था? द फर्स्ट एनसीएल, द रॉयल कमीशन ऑन लेबर, द सेकेंड एनसीएल, द एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका सेकेंड एनसीएल के रिकमेंडेशन के तहत ये आपका नाम चेंज होकर हो गया था एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डजंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ टोटल डिसेबलमेंट। तो टोटल डिसेबलमेंट के डेफिनेशन के अंदर कौन सी कंडीशंस नहीं आता है? फॉलोइंग जो कंडीशंस दिया गया है इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं आता है? लॉस ऑफ ए हैंड एंड ए फुट, वेरी सीवियर फेशियल डिसफिगरमेंट, एब्सोल्यूट डीफनेस, नॉन ऑफ द अबव। तो मेरे ख्याल से जो तीनों है ये तीनों ही आ जाते हैं टोटल डिसेबलमेंट के कंडीशंस के तहत। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया लास्ट ऑप्शन, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पिछला वाला जो MCQs का वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि पिछला वाला जो 2 MCQs का वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत 10 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड भी किया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए एक्सप्लेन करने से ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बस मैं जितना चाहिए उतना बोल रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपका ये वीडियो ज़रूर भी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन वेजेस। वेजेस के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? फॉलोइंग: ट्रैवलिंग अलाउंस, पेंशन, स्पेशल एक्सपेंसेस, डियरनेस अलाउंस, नॉन ऑफ द अबव। तो ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड नहीं किया जाता है, पेंशन भी इंक्लूड नहीं किया जाता, स्पेशल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड नहीं किया जाता, डियरनेस अलाउंस आपका इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंस हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन अंडर द एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। द फॉलोइंग जो केसेस दिया गया है इसके अंडर कौन सी केसेस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं है कॉम्पेंसेशन पेमेंट करने के लिए? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ऑप्शन की तरफ अब चलते हैं। व्हेन द एम्प्लॉय इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट होता है अगर एम्प्लॉय अल्कोहल या फिर ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में तब है। सेकेंड ऑप्शन है आपका
willful disobedience to any order regarding safety, अगर एम्प्लॉय जानबूझ के कोई ऑर्डर मान नहीं रहा सेफ्टी के रिगार्डिंग, जो भी ऑर्डर है अगर कोई मान नहीं रहा एम्प्लॉय जानबूझ के, तो उस टाइम अगर कोई एक्सीडेंट होता है। willful रिमूवल और डिसरिगार्ड ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड, अगर एम्प्लॉय जानबूझ के कोई सेफ्टी गार्ड पहनने से मना कर रहा है या फिर उसको निकाल देता है, अगर उस टाइम कोई एक्सीडेंट हो गया। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो मेरे ख्याल से ये तीनों ही आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सारे केसेस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। पर ये जो पहला वाला केस आपका हो गया, when the employee is under the influence of alcohol or drugs, यहाँ पे अगर आपका टोटल परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट या फिर डेथ हो जाता है इस केस में, ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे एम्प्लॉयर लायबल रहेगा। कौन सी केस में, एक्सेप्शनल, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट या फिर डेथ, अगर ये पहला वाला केस में हो जाता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर लायबल रहेगा पेमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया कि पहला वाला केस में अगर कोई फाटल एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर लायबल रहेगा। अगर कोई फाटल एक्सीडेंट नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर लायबल नहीं रहेगा। पर यहाँ पे इसका आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट इज़ कंसिडर्ड आज द एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों अलग अलग हैं। तो अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसको हम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट इज़ इन कोर्स मतलब एम्प्लॉयमेंट जब चल रहा होता है। अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट के बीच में से अगर कोई एक्सीडेंट निकलता है, काम करने के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के बीच में से अगर कोई एक्सीडेंट निकलता है तो उसको हम बोलते हैं अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट इज़ कंसिडर्ड एज द एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कौन सी केसेस में इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सीडेंट अराइजिंग बोलते हैं हम यहाँ पे, इंटरप्शंस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच एज पावर फेल्यूर, द गैप बिटवीन द अराइवल टाइम। इंटरप्शंस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई पावर फेल्यूर, या फिर ये बस एक एग्जांपल है, अगर एम्प्लॉयमेंट के बीच में कुछ भी इंटरप्शंस आ जाता है, उस टाइम के बीच अगर एक्सीडेंट हो गया। गैप बिटवीन द अराइवल टाइम और शेड्यूल्ड टाइम मतलब अगर आप 9:30 बजे में अराइव करते हैं एम्प्लॉयमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप 9:30 बजे अराइव करते हैं, या आपका शेड्यूल टाइम है अगर 10 बजे से, तो इस आधा घंटे के बीच में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। गैप बिटवीन द शेड्यूल टाइम एंड डिपार्चर टाइम फॉर एंडिंग वर्क मतलब समझो आपका 4 बजे काम ख़त्म होता है और आपका डिपार्चर होता है, आप डिपार्चर करते हैं 4:30 पे जाते हैं घर को, रिटर्न करते हैं। तो ये जो आधे घंटे का समय है इसके बीच में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया। टाइम स्पेंट इन ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम वर्क, तो टाइम स्पेंट इन ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम वर्क, जो टाइम आप स्पेंड करते हैं मतलब जाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को या फिर वहाँ से रिटर्न करने के लिए, उस टाइम के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो इनमें से कौन सी को हम बोलेंगे एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो दरअसल यहाँ पे कोई भी आपका अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, 5th ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये सारे अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, शायद मिस हो गया होगा एडिटिंग के टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एनी एक्सीडेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे किसको हम नहीं बोल सकते।
परफॉर्मिंग ए डिफरेंट वर्क विच वाजंट असाइन टू हिम, अगर किसी को कोई वर्क असाइन किया गया है उसके हिसाब से ये काम नहीं कर रहा और कोई अलग काम कर रहा है। डूइंग एन अननेसेसरी वर्क फॉर एनी पर्सनल वर्क, अननेसेसरी वर्क और एनी पर्सनल वर्क, अगर कोई अननेसेसरी वर्क कर रहे होते हैं और या फिर एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई पर्सनल काम अगर आप कर रहे हैं। केयरलेसनेस इन डूइंग एनी वर्क, कोई काम करने में अगर आप केयरलेसनेस हो उस टाइम अगर कोई एक्सीडेंट होता है। इंजरी ड्यू टू एनी नेचुरल कॉज, अगर कोई नेचुरल कॉज सच एज स्नेक बाइट या फिर फ्रॉस्ट बाइट, इसके हिसाब से अगर कोई इंजरी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी केसेस में आपका अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ये सारे केसेस में आपका अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में सारे केसेस में आपका अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा था, यहाँ पे सारे केसेस में आपका अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कैन नॉट बी कंसिडर्ड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कम्स अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट? एक्चुअली it should have been which schedule, some typing mistake, which schedule। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेड्यूल 3 में ऑक्यूपेशनल डिजीजेस दिया गया है, तो शेड्यूल 3 हो गया आपका आंसर। एनी लिस्ट ऑफ इंजुरीज दैट डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट कम्स अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट? ठीक है, तो कोई भी लिस्ट ऑफ इंजरीज दैट डीम्ड टू बी रिजल्ट इन परमानेंट टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट, ये कौन सी शेड्यूल में आता है? कोई भी लिस्ट ऑफ इंजरीज परमानेंट टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट, ये आपका आता है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में आपका आता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है, और पार्ट 2 में आपका आता है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो ये टोटल और पार्शियल पार्ट 1 पार्ट 2 इंक्लूड करके शेड्यूल 1 में है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कम्स अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट? तो ये हो गया आपका वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वहाँ पे सेक्शन था, यहाँ पे शेड्यूल लिख दिया, तो शेड्यूल 3 आपका हो गया आंसर यहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस वेयर द एम्प्लॉयमेंट इज अंडर मोर देन वन एम्प्लॉयर, द प्रोपोर्शन ऑफ पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन इज डिसाइडेड बाय, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मोर देन वन एम्प्लॉयर, मतलब कोई भी एम्प्लॉयमेंट अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर वहाँ पे है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन डिसाइड करता है पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन? द वर्कमेंस कंपेंसेशन कमिश्नर, द वर्कमेंस कंपेंसेशन कमिटी, द लेबर कमिश्नर, द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पे आपका द वर्कमेंस कंपेंसेशन कमिश्नर डिसाइड करता है। ठीक है, कंपेंसेशन कौन कितना कंपेंसेशन देगा वो डिसाइड करता है वर्कमेंस कंपेंसेशन कमिश्नर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपेंसेशन अमाउंट फॉर डेथ अंडर द एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट इज, तो एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट के अंडर डेथ के लिए कंपेंसेशन अमाउंट कितना है? 50% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलीवेंट फैक्टर और ₹1,20,000 विच एवर इज मोर, 60% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलीवेंट फैक्टर और ₹1,40,000 विच एवर इज लेस, ये लेस या मोर आपको ठीक तरीके से देखना है। 50% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलीवेंट फैक्टर और ₹1,20,000 विच एवर इज लेस, 60% ऑफ द मंथली वेजेस और इंटू रिलीवेंट फैक्टर और ₹1,40,000 विच एवर इज मोर। तो डेथ हो या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट, यहाँ पे मोर ही होता है, विच एवर इज मोर, तो इसीलिए ये दोनों केसेस आपका कैंसिल हो जाता है। तो फर्स्ट आपका केसेस क्या है? आपका 50% ऑफ मंथली वेजेस, ये आपका हो गया डेथ के लिए कम ही होगा। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अगर है उसके लिए ज़्यादा होगा, तो इसलिए आपका लास्ट फैक्टर भी ये ज़्यादा है ना, तो 1,40,000 ज़्यादा है, तो इसलिए ये फैक्टर भी आपका कैंसिल हो गया। तो पहला वाला आपका करेक्ट है, 50% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलीवेंट फैक्टर और ₹1,20,000 विच एवर इज मोर, ये हो गया आपका डेथ के केस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ, डेथ के केस में आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में। तो लेस वाला जो भी ऑप्शन है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। फर्स्ट दो ऑप्शन है लेस वाला, तो थर्ड ऑप्शन तो आपका हो गया डेथ के केस में। तो यहाँ पे आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 60% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलीवेंट फैक्टर और ₹1,40,000 विच एवर इज मोर, ये हो गया आपका परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कैलकुलेट द कंपेंसेशन अमाउंट द वेज सीलिंग अंडर द एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट इज। एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट के तहत कैलकुलेशन के लिए कंपेंसेशन अमाउंट के लिए वेज सीलिंग कितना है आपका? ₹8,000, ₹12,000, ₹18,000, ₹24,000। तो आपका हो गया ₹8,000 आपका वेज सीलिंग है कैलकुलेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द टेम्पररी डिसेबलमेंट लास्ट्स फॉर लेस देन 28 डेज द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन इज टू बिगिन फ्रॉम। जहाँ पे टेम्पररी डिसेबलमेंट 28 डेज से कम होता है, कम दिन के लिए चलता है, 28 डेज क्रॉस नहीं करता, तो वहाँ पे कंपेंसेशन कब शुरू होना चाहिए? द 16th डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए वेटिंग पीरियड ऑफ 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसेबलमेंट। वेटिंग पीरियड पहला 3 दिन वेटिंग पीरियड के बाद 16th डे में, 16th डे फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसेबलमेंट, 1 month आफ्टर द डेट ऑफ डिसेबलमेंट, 28 days आफ्टर द डेट ऑफ डिसेबलमेंट। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन हो गया आपका आंसर। फर्स्ट दिन 3 डेज आपका, 3 days आपका हो गया वेटिंग पीरियड, उसके बाद 16th डे में आपका मिल जाना चाहिए। ठीक है, कंपेंसेशन टेम्पररी डिसेबलमेंट अगर 28 दिन से कम लास्ट करता है। ठीक है, तो अगर 28 दिन से ज़्यादा, 28 दिन या फिर उससे ज़्यादा अगर लास्ट करता है टेम्पररी डिसेबलमेंट, तो उस केस में आपका होगा क्या? 16th डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिसेबलमेंट। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन इन केस ऑफ टेम्पररी डिसेबलमेंट। तो टेम्पररी डिसेबलमेंट के केस में मैक्सिमम पीरियड कितना है पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन? 5 years, 3 years, 2 years, 1 year। तो टेम्पररी डिसेबलमेंट के केस में 5 years है मैक्सिमम कंपेंसेशन पीरियड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फ्यूनरल एक्सपेंसेस टू बी डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर फॉर द पेमेंट टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो किसको पेमेंट किया जाता है फ्यूनरल एक्सपेंसेस? एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट को, एज पर द एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923। व्हाट इज द फ्यूनरल एक्सपेंसेस? ₹7,500, ₹5,000 मैक्सिमम, ₹5,000 मिनिमम, ₹10,000 मिनिमम। तो यहाँ पे आपको कम से कम देना है ₹5,000 मिनिमम, कम से कम मिनिमम ₹5,000 देना है, मैक्सिमम ₹5,000 नहीं, मिनिमम ₹5,000 देना है, 5,000 या फिर उससे ज़्यादा फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिव्यू द हाफ मंथली पेमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर द एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉय। तो किसके पास अथॉरिटी है रिव्यू करने के लिए हाफ मंथली पेमेंट, अगर कोई एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय अप्लाई करता है? ठीक है, रिव्यू के लिए चीफ इंस्पेक्टर, ऑक्यूपायर, कमिश्नर और ट्रेड यूनियन। तो ये अथॉरिटी आपका है कमिश्नर के पास। तो ये हो गया आपका आंसर। ये जो रिव्यू वाला है ये आपका सेक्शन 6 के अंडर शायद आता है, सेक्शन, हाँ ये रिव्यू वाला आपका सेक्शन 6 के अंडर ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका कमिश्नर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। व्हाट इज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हेन ही और सी फेल्स टू पे द कंपेंसेशन विद इन 1 month। अगर कंपेंसेशन कोई एम्प्लॉयर अगर 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसको फाइन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा टोटल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन के? 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, 12% सिंपल इंटरेस्ट, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट, 15% सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल कंपाउंड करके आपको कंफ्यूज कर दिया गया है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही देगा एम्प्लॉयर। तो कितना देगा? 12% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन जितना होगा उसके 12% सिंपल इंटरेस्ट वो फाइन के हिसाब से देगा ऐड करके, अगर 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पेनल्टी
गिवन बाय द एम्प्लॉयर व्हेन ही और सी फेल्स टू जस्टिफाई द डिले इन पेइंग द कंपनसेशन इज 20%। मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनसेशन पेमेंट के लिए अगर डिले करता है 1 महीने के अंदर अंदर, अगर नहीं कर पाता, 1 महीने के अंदर अंदर नहीं, उससे अगर ज़्यादा भी डिले अगर करता है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम पेनल्टी कितना हो जाएगा, आपका एम्प्लॉयर का मैक्सिमम पेनल्टी कितना हो जाएगा? 20% ऑफ द अमाउंट पेएबल, 30% ऑफ द अमाउंट पेएबल, 50% ऑफ द अमाउंट पेएबल, 75% ऑफ द अमाउंट पेएबल। तो जितना अमाउंट पे करना होता है उसका आधा आपका हो जाएगा मैक्सिमम पेनल्टी। ज़्यादा से ज़्यादा 50% ऑफ द अमाउंट उसको देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो गया 50% ऑफ द अमाउंट, आपका आंसर हो गया ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ फाटल इंजरी द कॉम्पेंसेशन अमाउंट इज टू बी डिपॉजिटेड विथ। फाटल इंजरी के केस में कॉम्पेंसेशन अमाउंट किसके पास डिपॉजिट किया जाता है? वर्कमेंस और एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन कमिश्नर, द एम्प्लॉयर, द लेबर ऑफिसर और द ऑक्यूपायर। इन चारों में से किसके पास डिपॉजिट किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका आंसर है वर्कमेंस और एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन कमिश्नर के पास डिपॉजिट किया जाता है फाटल इंजरी के टाइम पे, अगर आपको कॉम्पेंसेशन देना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस कैन बी पेड टू द डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय इज। अगर कोई एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उसके डिपेंडेंट को मैक्सिमम जो भी एडवांस उस टाइम दिया जाता है, कितना दिया जाता है? ठीक है, कितना दिया जा सकता है? 1 month's wage and not exceeding the total amount of compensation, 2 months wage and not exceeding 50% of the total compensation amount, 3 months wage and not exceeding the total amount of compensation, 5 months wage and not exceeding the total amount of compensation। तो यहाँ पे 3 महीने का जो वेज है वो आपको एडवांस हिसाब से दिया जाता है, वो भी एक्सीड नहीं करना चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं अभी। द राइट टू कंपेंसेशन अंडर द एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट कैन बी सस्पेंडेड। एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट के तहत राइट टू कंपेंसेशन सस्पेंड किया जाता है इफ़ द वर्कर रिफ्यूजेस टू बी मेडिकली एग्जामाइंड। अगर वर्कर मना कर देता है मेडिकल एग्जामिन करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है? द वर्कर लीव्स द विसिनिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिस। अगर वर्कर विसिनिटी छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है 3 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपको मेडिकल एग्जामिन के लिए नोटिस दिया जाता है उसके हिसाब से 3 दिन के अंदर 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 अगर छोड़ के चला जाता है। दूसरा पॉइंट, बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है वही नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ये वाला आपका ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी क्लेम बिफोर द कंपेंसेशन कमिश्नर फॉर कंपेंसेशन इज प्रीफर्ड विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ सच एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट होता है तो कितने दिन के अंदर अंदर क्लेम आपका प्रीफर किया जाएगा? 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, या फिर 2 साल के अंदर अंदर? तो आपका 2 years हो गया आपका आंसर। 2 साल के अंदर अंदर जो भी क्लेम आपको करना है आप कर सकते हैं। तो हु इज़ एम्पावर्ड टू अपॉइंट ए कमिश्नर फॉर कंपेंसेशन। किसके पास पावर है या फिर अथॉरिटी है? एक कमिश्नर, कंपेंसेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए किसी के पास अथॉरिटी या फिर पावर है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे आपका हो गया स्टेट गवर्नमेंट, आपका आंसर स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, या अपॉइंट कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू बी ए कमिश्नर फॉर कंपेंसेशन। तो कमिश्नर फॉर कंपेंसेशन होने के लिए आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए होता है? फर्स्ट हो गया आपका ए मेंबर ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। हर जगह में आपका 5 years ही एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए, है ना। एडवोकेट और प्लीडर with 5 years experience, a former gazetted officer for 5 years and have the qualifications in personnel management, industrial relations, IR for industrial relations, HRD for human resource development। ठीक है, या फिर all of the above are correct, none of the above are correct। तो यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट है। ठीक है,
इनमें से कोई एक भी अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप कमिश्नर फॉर कंपेंसेशन बन सकते हैं। तो इसीलिए ये आपका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पेनल्टी और फाइन रेंज फॉर द एम्प्लॉयर इफ ही और सी फेल्स टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज अबाउट देयर राइट टू गेट कंपेंसेशन। अगर कोई एम्प्लॉयर फेल कर जाता है, मतलब एम्प्लॉय को अगर नहीं बताता कि कंपेंसेशन लेने के लिए उसका हक है, उसका राइट है एम्प्लॉय का, अगर एम्प्लॉयर नहीं बताता, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको कितना फाइन या फिर उसका फाइन रेंज कितना है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम जो फाइन रेंज होता है, मिनिमम फाइन मैक्सिमम फाइन कितना है। मिनिमम 5,000 अप टू 10,000, 10,000 अप टू 20,000, 20,000 अप टू 50,000, 50,000 अप टू 1 लाख। तो ये हो गया आपका आंसर, ₹50,000 मैक्सिमम है आपका, एक्सटेंडेड अप टू 1 लाख, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पेनल्टी के तहत, व्हाट इज द पेनल्टी अंडर द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट फॉर फेल्यूर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड मेंटेन करने में अगर एम्प्लॉयर फेल्यूर होता है तो उसके हिसाब से फाइन कितना भरना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपका वही फाइन है, ₹50,000 अप टू ₹1 लाख। तो ये दोनों फाइन इम्पोर्टेंट है, ये दोनों कॉमन फाइन है इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं ये दोनों को इंक्लूड किया हूँ क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इफ इन फोर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द इंजर्ड employees and the dependents won't have any right to compensation under the Employees Compensation Act 1923। जो भी फॉलोइंग एक्ट आपका दिया गया है, ESI, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मिनिमम वेजेस या फिर पेमेंट ऑफ बोनस, इनमें से कौन सी एक्ट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही लागू किया गया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उनका जो भी डिपेंडेंट है उनका राइट नहीं रहेगा। कौन सा राइट? एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत कोई भी कॉम्पेंसेशन पाने के लिए उनका राइट नहीं रहेगा, ठीक है। कौन से एक्ट अगर पहले से है? ESI, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट अगर है, पहले से ही लागू है, तो ये कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट के अंडर नहीं पा पाएंगे, उनका राइट नहीं रहेगा, क्योंकि ESI के अंडर ही वो सारे कॉम्पेंसेशन दिए जाते हैं, तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट के अंदर वो सब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923? 8। तो एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के अंडर कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर ही भी रहता है एक्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, 8 या फिर 6 या फिर 4 या फिर 9, यहाँ पे आपका टोटल 4 चैप्टर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे शेड्यूल्स कितना है, ये क्वेश्चन शेड्यूल्स कितना है, नेक्स्ट 5 या फिर 4 या फिर 3 या 2। तो यहाँ पे आपका 4 शेड्यूल्स भी है, 4 चैप्टर्स एंड 4 शेड्यूल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इंक्लूडिंग द रिपील्ड? कई सेक्शंस यहाँ पे रिपील भी किया गया है, जो भी अमेंडमेंट प्रीवियसली हुआ है उसके हिसाब से कई सेक्शंस रिपील भी किया गया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उन सब सेक्शंस को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो कितने सेक्शंस एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट में है आपका रिपील्ड सेक्शन को इंक्लूड करते हुए? 34, 36, 40 या फिर 42। तो यहाँ पे आपका 36 सेक्शंस है एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इज और आर रिपील्ड इन एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923? तो कौन से सेक्शंस आपका यहाँ पे रिपील किया गया है एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के अंडर? तो यहाँ 5 ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस ऐसे ही आता है, सेक्शन 18 या फिर सेक्शन 30A, सेक्शन 33, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सेक्शंस 18 भी रिपील किया गया है, सेक्शन 30A भी रिपील किया गया है, सेक्शन 33 भी रिपील किया गया है, तो इसीलिए आपका ऑल ऑफ द अबव हो गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ईजर आर रिपील्ड एज पर द अमेंडमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923। तो अमेंडमेंट के हिसाब से कौन सी सेक्शन यहाँ पे रिपील किया गया है? सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 18A, ऑल ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कोई भी सेक्शन रिपील नहीं किया गया है, ये सारे सेक्शंस अभी भी लागू हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया आपका नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको याद रखना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 10 ऑफ द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट टेल्स अबाउट। सेक्शन 10 किसके बारे में बोलता है? रिव्यू में प्रीवियसली कोई क्वेश्चन में आया था, क्या बोला था मैं? सेक्शन 6 से, तो ये आपका आंसर नहीं है। नोटिस एंड क्लेम, इंसॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयर, पेनल्टीज। तो यहाँ पे नोटिस एंड क्लेम है आपका राइट आंसर, सेक्शन 10। ठीक है, तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयर कौन से सेक्शन में है आप? तो इंसॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयर है आपका सेक्शन 14 के अंदर, ये 10 में, ये 6 में। पेनल्टीज आपका आगे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो पेनल्टीज कम्स अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट? पेनल्टीज कौन से सेक्शन के अंडर आता है? सेक्शन 15A, सेक्शन 15B, सेक्शन 18A, सेक्शन 18B। पेनल्टीज आपका आएगा सेक्शन 18A के अंडर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर IB ऑफ द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट टेल्स अबाउट। एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट में 4 चैप्टर्स होते हैं, तो 4th चैप्टर किसके बारे में बोलता है? रूल्स, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन, कमिश्नर्स, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे चैप्टर 4 आपका बोलता है रूल्स के बारे में, तो रूल्स हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपका एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट के टॉप 40 या फिर 42, कितने क्वेश्चन से मैंने काउंट नहीं किया, 40 से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर इस टाइप मतलब हैंड रिटन नोट से ये आपका अच्छा है, तो जब भी मैं MCQ का क्वेश्चन बनाऊंगा इसी तरीके से बनाऊंगा। अगर अच्छा आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, और क्या क्या वीडियो आपको चाहिए होता है वो कमेंट सेक्शन में आपको बताते रहना चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद आपका।